जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज इस योगा सेशन का छठा दिन स्टार्ट हो रहा है। सभी लोगों का स्वागत है। कल अंतिम दिवस 7वां दिन रहेगा। ज्यादा समय न लेते हुए स्नेहा राठी कार्रवाई स्टार्ट करें। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्णा, जय महेश। सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी कुछ लोग आसन कर रहे हैं और स्लोली आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोग एकदम आराम से अपने शरीर के साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके देख रहे हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो आज 6th डे है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, हमने थोड़ा सा अपने शरीर मन के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने की कोशिश की, उसको जानने की कोशिश की। अब आज क्योंकि हम डेली में किस तरीके से इस प्रैक्टिस को उतारे, तो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आई हूँ कि हम लोग रोजमर्रा में किस तरीके से एक एक आसन को एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं और उसके बाद जो है एक क्रिया को ले सकते हैं, एक प्राणायाम को ले सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, आप अपने शरीर को देखते हुए उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत सारी हाउस मेकर्स है। आप खाना बनाते हो, जब खाना बनाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कितना मिर्ची डालना है, कितना नमक डालना है? क्योंकि आप इतने टाइम से आप उसको धीरे धीरे खाना बनाते आए हो, रोज खाना बनाते हो, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही अंदाजा आने लग जाता है। रोज तो हमें जाकर के पूछना नहीं होता किसी को कि कितना मिर्ची डालना है, कितना नमक डालना है। अपने आप अंदाजा आ जाता है कि इतनी क्वांटिटी है तो इतना डालना है। इसी तरीके से जब आप रोज अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर को कितना जरूरत है, कौन से व्यायाम की जरूरत है, कितनी जरूरत है, किस इंटेंसिटी से करने की जरूरत है, और उसके बाद उसका परिणाम क्या आ रहा है ये भी पता चल जाता है। जैसे आप खाना टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, शायद नमक आज थोड़ा कम है, तो इसमें हल्का सा नमक ज्यादा डालने की जरूरत है, या नमक ज्यादा हो गया, अब नमक कम करने की जरूरत है। तो आपको पता चलेगा। जैसे ही अगर आपके शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है अगले दिन, इसका मतलब ज्यादा कर लिया है। अगर शरीर में ऐसा लग रहा है कि बहुत फुर्ती नहीं आई है, इसका मतलब कम कर लिया है। इस तरीके से। लेकिन जब मैट पे उतरे तब सिर्फ आप हो, आपका शरीर हो, आपका मन हो, बस और कुछ भी नहीं हो। इस तरीके से उतरे ताकि आपको पूरा एहसास हो कि आपके शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो आज हम एक प्रोटोकॉल करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको भेजा है। उसमें से प्रोटोकॉल नंबर 1, उसमें हम क्या करेंगे, स्थित प्रार्थनासन में कंडीशनिंग करेंगे, उसके बाद वार्म अप करेंगे, उसके बाद तालासन करेंगे, फिर कोणासन करेंगे, योग मुद्रा, शलभासन, और उसके बाद शवासन मैंने लिखा है, लेकिन मैं एक दूसरी टेक्निक आपको सिखाऊंगी, निष्पन्द भाव, जो आप बैठ करके भी कर सकते हैं, वो भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। और लास्ट में प्राणायाम नंबर 1, इक्वल ब्रीदिंग, और हम लोग कपाल रंध्र धौती करेंगे। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। और सेकेंड हाफ में मैं हल्का सा आपको आर्थराइटिस के बारे में कुछ टिप्स दूंगी, गाइडलाइंस दूंगी, जिससे आप आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस को अपने मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, मेडिकल असिस्टेंस के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट गाइडलाइन है जिससे एटलीस्ट थोड़ा अंदाजा लगेगा आपको कि आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आपको ऑलरेडी अभी पता है कि कौन कौन नहीं कर सकता। तालासन, अगर आपको सीवियर घुटने का आर्थराइटिस है, नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको घुटने का आर्थराइटिस है तो आप पंजे पर नहीं आए, लेकिन आप हाथ को तो ऊपर कर ही सकते हो आराम से। तो इस तरीके से आप आसन को हल्का हल्का चेंज कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने पैरों को ज्वाइन करके खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को ज्वाइन करेंगे, नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, सामने एक पॉइंट पर देखेंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपका बैलेंस इसमें बिगड़ रहा है तो थोड़ा पैरों में अंतर रख सकते हैं। अपने श्वास पर ध्यान दीजिए।
पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर रखेंगे। इस मैट पर रोज उतरना ये हमारा धर्म है। हमारे शरीर और मन प्राणों की तरफ हमें रोज काम करना है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम रोज अपने शरीर, मन, प्राण इन पर ध्यान देंगे और काम करते रहेंगे। प्रार्थना शुरू करते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल करके हाथ को रिलैक्स करेंगे। अब हम वार्म अप करते हैं, तो एक पंजे की जितना गैप रखेंगे। मैं नीचे बैठ करके दिखाती हूँ आपको। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल सांस अंदर ले, ऊपर, सांस छोड़े, नीचे। इनहेल ऊपर, सांस छोड़े, नीचे। इनहेल ऊपर, सांस छोड़े, नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल। अब कान को साइड में, गर्दन साइड में झुकाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर, सांस लें, लेफ्ट साइड, सांस छोड़े, सामने, सांस लें, राइट साइड, सांस छोड़े, सामने, सांस लें, लेफ्ट साइड, सांस छोड़े, सामने। लास्ट टाइम, सांस लेंगे, राइट साइड बेंड करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, सेंटर। अब स्लोली अपनी गर्दन को घुमाना है, तो राइट साइड में देखेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, राइट साइड, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर। ओके, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर नहीं ज्वाइन होता है तो जहां तक जाता है, फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए आराम से एंड रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को ज्वाइन करेंगे सेम तरीके से। एकदम आराम से, हाथ में पेन नहीं होना चाहिए। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे, सामने रखेंगे एंड रिलैक्स। फिर से दूसरा हाथ, एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड अप एंड रिलैक्स।
तो जहां तक जाता है वहीं तक लेकर के जाना है, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं लेके जाना है, बहुत ज्यादा जहाँ पे दर्द हो। आप दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे, रिस्ट को आगे की तरफ मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे और अपने पैर को उठाएंगे। 1 2 3, आप स्पीड देखिए कितना स्लो है। 4, इसमें आपको पता चलेगा, अगर कमर पे जोर आएगा तो पता चलेगा, अगर स्पीड स्लो रहेगी तो। फास्ट फास्ट जब करते हैं हम लोग इस तरीके से, तो कमर में इतना सारा मूवमेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और अगले दिन कमर में पेन हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इज अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे, साइड से अपने घुटने को मोड़ते हुए एल्बो पे लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2, आराम से धीरे धीरे। 3, नहीं लगेगा चलेगा, जितना ऊपर तक उठता है वहां तक लेके जाए। 4 5, अब दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। ओके, अब स्लोली अपने पैर को, पंजे को आगे करेंगे। 1 2 3, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 4 5, दूसरे साइड। 1 2 3 4 5, दूसरा पैर। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। ओके, अब हम फर्स्ट आसन शुरू करते हैं, ताड़ासन 2। इसमें सामने से हाथ को ऊपर लेकर के जाना है, पंजे पे आना है, और साइड से हाथ को नीचे लेकर के जाना है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है वो लोग अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट को देखते हुए ही करें। सांस बिल्कुल ना रोके, कहीं पे भी हम सांस रोक नहीं रहे हैं इस पूरे सेशन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। ओके, एक और राउंड। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। लास्ट एक राउंड करते हैं। इस बार साइड से हाथ उठाएंगे, ऊपर नमस्कार करेंगे और नीचे लेकर के आएंगे साइड से। ओके, सांस अंदर लेते हुए। 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5 6, सांस छोड़े। 1 2 3। तो ये हो गया पहला आसन। इसमें आपको महसूस करना है कि आपको कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। कमर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है। अगर कमर पे आ रहा है तो पेट को हल्का सा अंदर खींच के करें। अब 2 फुट का डिस्टेंस लेंगे। दूसरा आसन है कोणासन 2। ये किस तरीके से होता है, हाथ को ऊपर लेकर के जाना है, धीरे से साइड में बेंड करना है, यहाँ पे रुकना है 6 काउंट तक और फिर वापस आना है। कमर की बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो वो लोग इसे ना करें। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले सांस ना रोके और कम बेंड करके चलेगा, उतना आप उतना ही करें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे, सांस अंदर लेते हुए बेंड। 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 एंड रिलैक्स। कमर को बिल्कुल भी पुश ना करें, इस तरीके से साइड में सेंटर में ही रखें। राइट हैंड को ऊपर करेंगे, सांस अंदर लेंगे। 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5 6, सांस छोड़े। 1 2 3,
बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, तो आप दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से अपनी बॉडी को लगा के भी कर सकते हो। एक बार मैं इसके साथ दिखाऊंगी, तो जो लोग नॉर्मली कर सकते हैं वो लोग करें साथ में। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3, रिलैक्स। दूसरी तरफ इनहेल 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। तो इस तरीके से दीवार पे आप अपनी पूरी बैक को, गर्दन को लगा करके और हाथ को पूरा टच रखें और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से उसे करना है। एक और राउंड करते हैं। लेफ्ट हैंड अप, इनहेल 1 2 3, बिल्कुल आराम से, अच्छा लगना चाहिए आपको। 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। राइट हैंड अप, इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। अब नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा। तो इसके लिए हम बैठ जाएंगे। तो हमने 2 आसन खड़े रहने में किया, उसमें एक में था ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा था, तो पूरा स्पाइन आपका स्ट्रेच हो गया। दूसरे में था साइड की तरफ बेंड हो रहा था, तो आपका साइड का एरिया जो है वो स्ट्रेच हो गया। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकने वाला आसन, जिसका नाम है योग मुद्रा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पाइन की स्लिप डिस्क या ऐसा कोई भी तकलीफ हो तो ना करें, और आर्थराइटिस घुटने का हो तो इसे नहीं करेंगे। अब हाथ को इस तरीके से पीछे रखें, अपनी कलाई को पकड़ना है, सांस अंदर लेंगे, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए राइट लेग की तरफ जाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे। 2, रिलैक्स छोड़ेंगे शरीर को एकदम। 4 5 6, इनहेल सांस अंदर लेते हुए 1 2 3। अब वापस दूसरी तरफ, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल लेफ्ट साइड 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3। अब सामने की तरफ झुकेंगे, एक्सहेल 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3। जरूरी नहीं है नीचे तक जाना, जहां तक आप जा सके वहां तक जाए। इनहेल, दूसरा राउंड करते हैं 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इधर तक जा सकते हैं, यहीं तक जाए। 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल दूसरी तरफ 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3। अब एक्सहेल करते हुए सामने 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3। तो ये था योग मुद्रा। अगर मैंने सेकेंड राउंड जो दिखाया वो मॉडिफिकेशन में दिखाया, जो लोग पूरा बेंड नहीं कर सकते वो लोग जहां तक बेंड कर सकते हैं वहीं पे रुके। गर्दन को ज्यादा ऐसे नीचे धक्का मारने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से रिलैक्स करते हुए वहीं तक रुके जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है। अगला आसन है शलभासन। तो उसके लिए हम उल्टा सो जाएंगे। तो हमने एक फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की तरफ झुकने वाला किया, अब हम एक बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की तरफ जो आसन है वो कर रहे हैं। अगेन जिन्हें साइटिका की तकलीफ है वो लोग ना करें, सीवियर लो बैक पेन है तो ना करें। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, तो आप सांस बिल्कुल भी ना रोकें और जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही करें।
पेट का अल्सर हर्निया हो तो बिल्कुल ना करें। हाथ को थाइस के नीचे रख सकते हैं इस तरीके से, और इनहेल करके एक्सहेल सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाना है और यहाँ पे रुकना है, और इनहेल करते हुए वापस बैक। फिर राइट लेग को उठाएंगे, फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे, और फिर ट्राई करेंगे दोनों पैरों को उठाने का इस तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इनहेल, एक्सहेल करते हुए पैर को उठाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे, 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3, सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेंगे, 2 3 4 5 6, इनहेल सांस अंदर लेते हुए नीचे पैर, 1 2 3, फिर से एक राउंड करते हैं राइट लेग के साथ। सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं, 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे, 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर को नीचे, 1 2 3। अब लेफ्ट लेग के साथ करते हैं। सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे, 1 2 3। अब दोनों पैरों को साथ में उठाने की कोशिश करेंगे। जितना होता है उतना, कमर को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, आपको हिप से उठाने की कोशिश करना है। सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए, 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुके, 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे, 1 2 3। अगेन सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाए दोनों साथ में, 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे, 1 2 3। तो ये था शलभासन। तो हमने एक बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लिया, पीछे की तरफ झुकने वाला। अब आप एक करवट पे आके कुछ सेकंड के लिए रुके, इस तरीके से अपने एक हाथ को तकिया बना ले, दूसरे हाथ को नीचे रख ले, पैरों को हल्का सा मोड़ सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। इसे कहते हैं दृढ़ आसन। दृढ़ आसन मतलब एक तरफ कोई भी एक करवट पे लेटना। लेफ्ट साइड नीचे करके लेटेंगे तो लेफ्ट दृढ़ आसन, और राइट साइड नीचे करके लेटेंगे तो राइट। कुछ सेकेंड इसी पोजीशन पे रुकेंगे, आंखें बंद करके रखें। अब धीरे से अपने हाथ पर वजन लेते हुए उठ के बैठेंगे, और अगर आपके यहाँ पे कोई दीवार हो तो उससे अपनी कमर लगा ले, कोई सपोर्ट के साथ अपनी कमर को पीछे रख ले, उस तरीके से पीठ को सपोर्टेड करें। पैरों में गैप रखें हल्का सा आराम से, और ऐसी जगह चुने जहां आपका सर भी सपोर्ट हो सके इस तरीके से। मेरा पोजीशन देख लीजिए, बैक सपोर्ट हो, हल्का सा आप सर को भी सपोर्ट कर सके और पैरों में गैप रहे, और दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, और अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पर लेकर के जाएंगे।
ब्रीदिंग की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। और अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने आजू बाजू की आवाजों की तरफ लेकर के जाएंगे। हो सकता है आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही हो, या फिर कोई चिड़िया या पक्षी की आवाज सुनाई दे रही हो, या कोई भी और चीज की आवाज सुनाई दे रही हो, तो अपना ध्यान उसकी तरफ लेकर के जाए। और उस आवाज को जज करने की कोशिश ना करें, उसे बिल्कुल प्लेन तरीके से देखने की कोशिश करें। जिस तरीके से वो आवाज आ रही है, बिल्कुल भी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ उस आवाज को हल्का हल्का सुनने की कोशिश करेंगे, अलग अलग आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। आवाजों को सुनने की कोशिश करते रहे। इस समय आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, जो इन सब चीजों को, इस खेल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
अब धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथ पे सपोर्ट लीजिए और धीरे से सुखासन की पोजीशन में आकर के बैठेंगे। आंखों को बंद रख सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और अब हम करने जा रहे हैं इक्वल ब्रीदिंग, यानी योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, जिसमें आप 2 काउंट सांस अंदर लेंगे और 2 ही काउंट सांस बाहर छोड़ेंगे। ऐसे हम 2-2 राउंड करेंगे, पहले 2 काउंट्स के साथ, फिर 3 काउंट्स के साथ और फिर 4 काउंट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सहेल करिए, पूरी हवा बाहर निकालिए। इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब हम 3 काउंट के साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। फिर से सांस बाहर छोड़िए। स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, and normal breathing. अब एक राउंड आप खुद से कीजिए, जितने काउंट्स आप कर सकते हैं उतने काउंट के साथ। और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे और आंखों को धीरे से खोलेंगे। अब हम कपालभाति धौती कर लेते हैं। तो हाथ को इस तरीके से रखेंगे और अपने फिंगर्स के थ्रू इस तरीके से सर के ऊपर हल्का हल्का हाथ फेरेंगे। यहाँ से फिंगर्स को हल्का प्रेस करते हुए इस तरफ थंब की तरफ लेकर के आएंगे, अंगूठे की तरफ। 4 से 5 बार कीजिए इस तरीके से। उसके बाद 2 उंगलियों से इस तरीके से नाक के पास से कान की तरफ अगेन इसे 4 से 5 बार कीजिए। ओके। उसके बाद एक कैंची बनाते हुए 1 2 3 4 and 5, और अब कान के आगे और पीछे 1 2, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, 3 4 and 5। तो ये था हमारा पूरा
एक आप डेली में किस तरीके से अपने आसनों को उतार सकते हैं, सात्विक क्रिया भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर पसीना आया था और पसीने को पोंछ लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये योगा टेक्स्ट में लिखा है कि अगर पसीने को आप पोंछ लेते हैं शरीर पे तो उसकी शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से योगा के टेक्स्ट बुक्स में लिखा है। तो इट्स ओके। और इस तरीके से आप पूरा अपना सेशन प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में जाएं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे आपने हर एक चीज कर ली ऑलमोस्ट। सो इस तरीके से ये हमारा डेली का प्रोटोकॉल हो सकता है। अब अगले सेक्शन में जाते हैं। जो हमने वो बैठ करके किया उसका नाम है निष्पन्द भाव, योगेंद्र निष्पन्द भाव। योगेंद्र निष्पन्द भाव, जिसमें हम सुनने की कोशिश कर रहे थे आजू बाजू के साउंड्स को। ये भी एक रिलैक्सेशन की टेक्निक है। ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनको कोई भी तरीके का जॉइंट पेन्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई भी और हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड, डायबिटीज, सबके लिए ये बहुत अच्छा है रिलैक्सेशन टेक्निक। क्योंकि इससे आप जो है जस्ट एक विटनेस बन जाते हैं। सब चीजें जो चल रही है, सारा खेल जो चल रहा है, उसको आप सिर्फ पैसिवली एक विटनेस की तरह देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अंदर से कोई सोच नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर आप इस टेक्निक में प्रैक्टिस करेंगे तो दिनचर्या में भी आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं। कभी कभी हमें कोई ना कोई कुछ बोल देता है, तब हम रिएक्टिव हो जाते हैं। उसकी जगह आप सिर्फ निष्पन्द भाव कर रहे होंगे, सिर्फ एक विटनेस की तरह सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको मेंटली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। उस समय भी एक साउंड की तरह उसे सुनेंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिससे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, मानसिक संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं और रिलैक्स रह सकते हैं। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस और बाकी स्पॉन्डिलाइटिस या जो भी और तकलीफ है जॉइंट्स की, उसके बारे में। तो ये एक पिक्चर, ये एक कहानी है एक्चुअली। तो एक गुरु अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक हाथी को ला के रख दिया और 6 अंधे आदमियों को लाया और उनको कहा कि तुम बताओ कि ये क्या है। तो जिसने हाथी के पैर को पकड़ा था उसने कहा ये एक पेड़ है। जिसने हाथी के धड़ को पकड़ा था उसने कहा ये एक दीवार है। जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था उसने कहा ये एक रस्सी है। जिसने उसके सूंड को पकड़ा था उसने कहा ये एक सांप है। जिसने उसके दांतों को पकड़ा था उसने कहा ये एक भाला है। जिसने उसके कान को पकड़ा था उसने कहा ये एक पंखा है। तो इसी तरीके से सब लोग अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन उन्हें पूरा पिक्चर जो है वो नहीं पता चला कि ये एक्चुअली एक हाथी है। जिसने जिस चीज को छुआ था उसको लगा ये वो चीज है। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। जब हमें कोई आर्थराइटिस होता है या कोई भी तकलीफ होती है, सपोज घुटने का आर्थराइटिस है, तो हम सिर्फ उस घुटने को और आर्थराइटिस को देख रहे होते हैं। हमें पूरे सीन को देखना है, हर चीज को देखना है जो हमने पिछले 5 दिनों में सब चीजें डिस्कस की। तो उस पूरे सीन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको कहते हैं आहार, विहार, आचार, विचार। ये 4 चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। आहार का मतलब है खाना। ये हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जैसो खावे अन्न बिसो रहे मन। तो इस तरीके से हमारा जो खाना है वो किस टाइप का है। विहार का मतलब है हमारी एक्सरसाइज, साथ में हॉबीज, हमें जो पसंद है हम वो कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें जो है विहार में आती है। रिलैक्सेशन, आसन, सब चीज विहार में आती है। उसके बाद आता है आचार, यानी कि आपका बिहेवियर या कंडक्ट या दूसरों के प्रति आप किस तरीके से, आपका स्वभाव किस तरह का है, आचार। और नेक्स्ट इज विचार। विचार मतलब थॉट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर थॉट्स है। इनफैक्ट सारी कुछ चीजें एक विचार के थ्रू बहुत कुछ डिटरमाइन हो जाती है। तो जनरली आपको आर्थराइटिस के बारे में पता ही होगा। जब हमारे जॉइंट्स, ये लेफ्ट वाला जो है ये हेल्दी जॉइंट है, और जब जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और मसल्स, आजू बाजू के जो मसल्स है वो संभाल नहीं पाते हैं उस प्रेशर को, तो धीरे धीरे जॉइंट्स पे डायरेक्ट प्रेशर आने लगता है और जॉइंट के बीच की जो कार्टिलेज या गद्दी, आप जो भी बोले, वो धीरे धीरे घिसने लगती है
और धीरे धीरे करके वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में आपको आर्थराइटिस के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अंदर का जो गद्दी है वो बिल्कुल घिसने लग जाती है और बोन्स भी घिसने लग जाते हैं बिल्कुल। सो इस तरीके से, और फिर जब बोन्स एक दूसरे से टकराते हैं या घिसते हैं तो पेन होने लग जाता है बहुत ज्यादा और स्वेलिंग भी आती है। ये जो राइट वाला पिक्चर है ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पिक्चर। इसका मैकेनिज्म पूरा अलग है। इसमें आपके खुद के सेल्स जो है वो अटैक करने लग जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल टिश्यू, जो जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उनको, और उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन आता है और उनको अटैक्स आते हैं बीच बीच में पेन के, एक्सेसिव पेन के। इस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलग अलग जॉइंट्स में होता है, सारी सिर्फ घुटने के जॉइंट्स में नहीं होता है, फिंगर्स के जॉइंट में भी होता है। ओके, और ये जो राइट वाला पिक्चर है वो स्पाइन का प्रॉब्लम दिखा रहा है, अलग अलग तरीके के। स्पाइन में आपको डिस्क हर्निएशन यानी स्लिप डिस्क हो सकता है, यानी जो दो आपके जो हड्डियां हैं स्पाइन की, उसके बीच की जो गद्दी है वो थोड़ा सा उसके अंदर का जो जेल है वो बाहर आने लगता है, इसको कहते हैं स्लिप डिस्क। और दूसरा है डीजनरेशन यानी स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं। तो डीजनरेशन में क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा आता है दोनों स्पाइन के बीच में, बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से धीरे धीरे वो डिस्क जो है गद्दी घिसने लग जाती है और उनका स्पेस कम हो जाता है। और स्पेस कम होने की वजह से आजू बाजू से जो नसें निकलती है, नर्व्स निकलती है, वो धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती है या दबने लगती है, और फिर आपको पैरों में मूंगी आ रही है या टिंगलिंग, नमनेस हो रहा है, सुन हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें एक मैकेनिज्म कांस्टेंट है, वो है कि प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं किसी तरीके से जॉइंट में, यानी कि बोन्स पे प्रेशर, दबाव ज्यादा आ रहा है। उसका मतलब आपके मसल्स जो है वो केपेबल नहीं है कि उसको संभाल सके। आपके मांसपेशियां जो है उनमें उतनी ताकत या तो नहीं है कि वो संभाल सके, ठीक है, या फिर आपके जॉइंट का पोजीशन चेंज हो चुका है जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा आ रहा है। ये आप एक कांस्टेंट फैक्टर इसमें आपको पता चलेगा। सो ये बेसिकली किस वजह से होता है, अगर आप देखिए ये पॉस्चर, सबके अलग अलग तरीके के पॉस्चर है। मैंने जैसे सेकंड डे में बताया था, आपके गुणों के हिसाब से आपका पॉस्चर डिसाइड होता है कि आपकी मानसिक गुण क्या है। आप सत्व में ज्यादा रहते हैं, रजस में ज्यादा रहते हैं, तमस में ज्यादा रहते हैं, किस तरीके से आप रहते हैं उसके हिसाब से आपका शरीर का स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। मैं सेकेंड वाले का एग्जाम्पल दूंगी और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आपके जॉइंट पे प्रेशर चेंजेस होते हैं। तो आप ये देखिए, अगर बाई चांस आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर है, इस तरीके से आप बाहर रख के इस तरीके से खड़े रहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका पेट जो है इस तरीके से बाहर है, आपके स्पाइन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर कंटिन्यूअसली आते रहेगा, कंटिन्यूअसली प्रेशर आते रहेगा। प्लस क्योंकि इस तरीके से खड़े रहने की वजह से घुटने पे भी प्रेशर आएगा। ये करेक्ट पोजीशन नहीं है, नेचुरल पोजीशन नहीं है घुटने की, तो घुटने को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए या ठीक रखने के लिए। ओके, तो ये एक पोजीशन हो गई। दूसरा, कई लोग जो है वो इस तरीके से खड़े रहते हैं, इसमें भी अगेन आपके प्रेशर इस एरिया में बहुत ज्यादा है। ओके, और घुटने पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये एक सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है कि किस तरीके से आपका पोस्चर चेंज होता है तो आपके अलग अलग जॉइंट्स पे प्रेशर चेंज होने लगता है और ऑटोमेटिकली वो जो है आप आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ मूव होने लगते हैं। ये है अलग अलग टाइप के पोस्चर्स इसमें बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, तो अब हम इसका क्या करें, पोस्चर चेंज हो गया। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गुणों की वजह से पोस्चर चेंज होता है, तो हम गुण को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आहार को सही करें। आहार अगर आपका राजसिक और तामसिक है तो कोई नहीं रोक सकता आपके अंदर रजस और तमस आने से, इसीलिए सात्विक आहार खाने की कोशिश करें। सात्विक आहार का जनरल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके, आपका शरीर एकदम आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सके, ये होता है सात्विक आहार, बिना ज्यादा ऊर्जा को यूज किए। तो जो सिंपल खाना होता है, कम ऑयली होता है, नमक मिर्ची कम होती है, और जो वेजिटेबल्स होते हैं
जैसे कि स्प्राउट्स हो गए और आपका दाल हो गया, इस तरीके से पल्सेस हो गए, ये सारी जो चीजें हैं आपको सात्विक आहार के ऊपर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये सारा जो चीजें हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो सात्विक आहार से ऑटोमेटिकली सात्विक गुण ज्यादा आएगा, लेकिन आपकी जॉब के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। अगर आप आर्मी में है तो मैं आपको कहूँ सिर्फ सात्विक आहार खा करके चला लो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा रजस भी चाहिए क्योंकि आपको अटैक करना है सामने वाले को। तो आप अपने आप को देखें, आपके जॉब को देखें, आप क्या क्या करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आहार को चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा ऑनलाइन। ये सभी लोग बताते भी हैं कि विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, ये सब का जब आप खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशन बेटर मिलेगा और आपके आर्थराइटिस स्पॉन्डिलोसिस में बेटर होगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहती हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा रेडीली, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट है योगा की टेक्स्ट, उसमें खाना किस तरह से खाना है वो बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जब आपका पेट जो है वो आधा खाने से भरा होना चाहिए, 1/4 कोई लिक्विड से भरा होना चाहिए और 1/4 खाली रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? आप मिक्सर ग्राइंडर देखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में हम ऊपर तक तो नहीं भर देते ना सारी चीजें, हम थोड़ा सा खाली रखते हैं उसको। क्यों रखते हैं? ताकि वो अच्छे से घूम सके और वो अच्छे से पेस्ट बन के उसका यूज हो सके, जो भी आप बना रहे हैं उसको बना सके। इसी तरीके से पेट में भी आपको आधा खाने से 1/4 लिक्विड से और 1/4 खाली रखना जरूरी है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके उस खाने को। ये तरीका है जिससे आप जो है अपने खाने को खाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग कहते हैं जैसे आप खाना किस तरीके से आप खाओ, जैसे आप भगवान को अर्पित कर रहे हो उस तरीके से आप खाना खाओ। तो अगर आप भगवान को अर्पित कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप फोन को देखते देखते तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आप बाकी सारी चीजें उस समय साइड में रखें और सिर्फ आप ऐसे सोचें कि आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हो, उस तरीके से खाना खाएं। क्योंकि खाने में, पानी में, हर चीज में वाइब्रेशन स्टोर होती है। हमारा एनर्जी सिस्टम बहुत ही कनेक्टेड है, सब चीज से कनेक्टेड है, और वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे ही अंदर जाएगी। जिस तरीके से हम खाएंगे वो ही वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगी। तो अगर आप कोई क्राइम पेट्रोल देखते हुए खा रहे हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगी और डर की फीलिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से खाना खाना चाहिए। बाकी आप ये देख सकते हैं टर्मरिक, हल्दी, ये सब आपको ऑलरेडी ही पता होगा। हाई फाइबर फूड ये खाना अच्छा है। फूड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि मेथी हो गया, वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट इज विहार। विहार का मतलब है हॉबी, या आप किस तरीके से अपने कोई ना कोई एक ऐसी चीज अपनी दिनचर्या में जरूर रखें जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर कोई डांस करना अच्छा लगता हो, गाना गाना अच्छा लगता हो, कोई भी एक चीज जरूर रखें। क्योंकि उस समय आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता है और आप देखेंगे एक ट्यून बन जाता है आपके शरीर में और आपके अंदर भी बहुत अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं और यही केमिकल्स आपके जॉइंट को ठीक करने में मदद करते हैं। सो इसीलिए कोई एक ऐसा काम जरूर रखें जो आपको बहुत पसंद है और उसे करके एंजॉय करें बिल्कुल। दूसरी चीज है, जिनके जनरली आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, उनके मसल्स कुछ ना कुछ हद तक टाइट रहते हैं या तो बिल्कुल ही लूज रहते हैं, दोनों में से एक रहता है। क्योंकि रजस में आप देखेंगे तो आपके मसल्स टाइट रहेंगे पूरे टाइम और वो टाइट रहने की वजह से जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा लोड आता है। तो इन दैट केस आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें, शवासन प्रैक्टिस करें, मकरासन प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब प्रैक्टिस करें, ताकि आपके शरीर के सारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाए और आपका नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल शांत हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए और आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा ना आए। अगर कोई तमस में रहता है या ज्यादातर लूज रहता है, शरीर काम करने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके का रहता है, तो आपने आहार पे ध्यान दें कि आप किस तरीके का आहार खा रहे हैं और अपने आसनों पे रोज उतरे, अपने मैट पे रोज उतरे। दूसरा है बैलेंस एक्टिविटी एंड रेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना काम कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें आराम की जरूरत है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जितना काम करें उसके साथ रेस्ट भी हो। आपके शरीर में रिलैक्सेशन होना चाहिए, भले 5 मिनट का हो।
कंटिन्यूअसली आप काम करते जा रहे हैं और उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जॉइंट जो है, इतना मसल्स कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो कहीं ना कहीं थक जाएंगे और फिर उसके बाद जॉइंट पे प्रेशर आएगा। ये छोटी छोटी चीज है जिसकी तरफ आप अगर अपने रोजमर्रा में ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने शरीर से कनेक्ट होना पड़ेगा। रोजमर्रा में ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने आप मैनेज करते जाएं। तीसरी चीज है, ये जो आसन है शलभ आसन, हस्त पदांगुष्ठ आसन, अश्विनी मुद्रा, यानी आप अपने पेल्विक फ्लोर या बाथरूम रोकने की तरह आप मसल्स को टाइट करते हैं। ये जो आसन है ये बहुत ही अच्छे इफेक्टिव आसन है नी जॉइंट आर्थराइटिस के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर बैक के लिए भी। पर ध्यान से करें, कहीं पे भी आपको पेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए जब आप ये सब कर रहे हैं। तो अगर दर्द हो रहा है मतलब शरीर बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, पेट अगर आगे है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि पेट, जैसे आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि पेट सारे डिजीजेस, सारे विकारों का जड़ है। तो इसीलिए पेट अगर आगे है तो उसे अग्निसार क्रिया, जैसे पेट अंदर बाहर करते हैं, अंदर बाहर, उस तरीके से आप कर सकते हैं हल्का हल्का। और प्लस अपने आहार को मैनेज करें, अपने डेली आप देखें कि आपका शेड्यूल कैसा है खाने पीने का, और उसको सही करने की कोशिश करें। ये है विहार। अगला है आचार। इसे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कर्म योग। कर्म योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है यार ये मुझे क्यों मिला है, पता नहीं, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, और वो स्ट्रेस लेकर के हम वो काम कर रहे होते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं चलता कि जब ये स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो रहे हैं, हमारे अंदर एसिडिटी हो रही है और हार्ट रेट चेंज हो रहा है, और फिर हम वही काम कर रहे हैं। इस तरीके से होता है। या फिर हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये काम करना है, एनर्जी फील नहीं हो रही है, जबरदस्ती काम कर दो, बस कैसे भी करके खत्म करना है। अगेन इससे आपके मसल्स बिल्कुल ढीले रहते हैं, जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कर्म योग का कितना महत्व है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको जो कर्म मिला है उसको आप बिल्कुल ढंग से मन लगा के कीजिए, और फल की इच्छा ना करेंगे तो आप स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, किस तरीके से अगर हम काम को मन लगा के नहीं करते तो हमें इम्पैक्ट करता है जॉइंट्स पे, मसल्स पे। नेक्स्ट इज अवॉइड जर्की मूवमेंट्स। तो कई लोगों को, कई बार हम देखते हैं कि जॉइंट को जर्क करके बहुत झटके से हम सीधा करते हैं, मोड़ते हैं झटके से, उससे जॉइंट पे बहुत बुरा प्रभाव आता है। इसीलिए वो नहीं करना है। एकदम आराम से धीरे धीरे अपने जॉइंट के साथ प्यार से बिहेव करें, उसे प्यार से सीधा करें, मोड़े। इस तरीके से आपको आसन भी करना चाहिए और नॉर्मल मूवमेंट्स भी करने चाहिए। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिमिलर पोजीशन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि एक पोजीशन में आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठे रहे। जैसे ही आपको लगे आप थोड़ी देर तक एक पोजीशन में बैठेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके मसल स्टिफ हो रहे हैं, तो उस पोजीशन को चेंज कर दें। करेक्ट पॉस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि पॉस्चर का क्या इम्पैक्ट होता है आपके जॉइंट पे। इसके लिए इलोंगेशन आसन, यानी जो ऊपर की तरफ खींचने वाले आसन है, तालासन, पर्वतासन, इससे आपके जॉइंट्स जो है ये ऑटोमेटिकली डिकम्प्रेस हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उन पे कंप्रेशन कम हो जाता है। इसलिए आप बीच बीच में इसको करते रह सकते हैं, बीच बीच में सिर्फ ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, कर सकते हैं, तो उससे आपका पोस्चर बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा इस समय, तो आप आसन ना करें, उसकी जगह आप शवासन प्रैक्टिस करें। और प्राणायाम नंबर 4, जिसमें पेट ऊपर आता है नीचे जाता है, वो वाला प्राणायाम आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपके शरीर में जो है हीलिंग के मटेरियल्स रिलीज हो, और धीरे धीरे करके वो उसे हील कर दे। और आप आइसिंग यूज कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो आइस का इस्तेमाल करके उसे कम कर सकते हैं। अवॉइड डायरेक्ट फैन, ओपन विंडो, एसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी ही जो चीजें हैं ये अपने मसल्स को टाइट कर देती है, जकड़ लेती है,
अगर आप देखेंगे कई लोग कंप्लेन भी करते हैं कि हम रात को सोते हैं, सुबह सुबह मसल्स बहुत टाइट होते हैं, बाद में उनसे और पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि वो एसी ऑन करके सोते हैं, इसकी वजह से मसल्स पूरे टाइट हो जाते हैं। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप ठंडी के कोई जगह में जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपके मसल्स टाइट हो रहे हैं। तो ये सारे जो है ये हमारे आचार का पार्ट है, और बाकी यम नियम तो है ही। अगर आप सोचेंगे हिंसा का विचार लाएंगे अपने मन में किसी की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आप उसके तक वो हिंसा पहुंचेगी, उससे पहले तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। और अगर अच्छा विचार क्रिएट करेंगे किसी के लिए, तो उसके तक, दूसरे की तरफ तक जब तक अच्छा विचार पहुंचेगा, उससे पहले हमारे शरीर में वो अच्छी केमिकल्स रिलीज हो जाती है। सो लास्ट इज विचार, ऑप्टिमिस्टिक व्यू, अवेयर, एक्सेप्ट, अमेंड, अडेप्ट। ये एक फॉर्मूला है। अवेयर का मतलब है, सपोज अगर आपको शरीर हमेशा पहले ना हल्का हल्का बोलता है, धीरे से बोलता है मुझे दर्द हो रहा है कहीं पे, तो तब हम क्या होता है अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उसको इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप उस समय भी अवेयर रहेंगे तो आप अपने आप को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अवेयर रहिए कि आपका शरीर क्या कह रहा है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कीजिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके शरीर की आज ये स्थिति है। कई बार हमें मतलब हमें ये सुनने को मिलता है कि मुझे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो इतना योगा करती हूँ, इतना आसन करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हमें चेक करना होगा कि हमारे आहार विहार आचार विचार में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। प्लस जो कंडीशन हुई है उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने ही अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों होनी थी। इस तरीके से तो हम उल्टा नेगेटिव विचारों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं और हीलिंग केमिकल्स को रोक रहे हैं। देन है अमेंड एंड अडेप्ट। अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर सपोज ऐसी कोई कंडीशन हो गई है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, घुटने का बहुत ज्यादा सीवियर आर्थराइटिस हो गया है, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, काम करेंगे थोड़ी देर, हो सकता है स्टूल पे बैठ करके काम करें किचन में, ओके, या फिर खड़े रह के कर रहे हैं, थोड़ी देर करें फिर आके बैठ जाए, फिर से करें फिर आके बैठ जाए, अगर चेंज नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर चेंज कर सकते हैं तो अपनी ये चारों चीजों को देखें, एनालाइज करें कि हाँ किस चीज की वजह से क्या हो रहा है, और उसे धीरे धीरे चेंज करेंगे तो आपको डेफिनेटली चेंज जरूर मिलेगा। नेक्स्ट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है खुद को बार बार असेस करते रहे, और स्वाध्याय करने के लिए आपको रोज मैट पर उतरना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें हमें रोज करनी होगी। कभी कोई नेगेटिव विचार आ गया मन में तो उसे प्यार से मन को बोलिए, कोई बात नहीं, नेगेटिव सोच लिया, अब जो है नॉर्मल रास्ते पे आ जाओ। प्यार से, एकदम प्यार से अपने मन को बच्चे की तरह ट्रीट करें और उसे आराम से बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा सोच लिया, अब आ जाओ नॉर्मल रास्ते पे। इस तरीके से जो है आप अपने कोई भी जॉइंट को या कोई भी कंडीशन को धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा आर्थराइटिस के ऊपर हल्का गाइडलाइंस। जो मेडिकल असिस्टेंस है वो आपको लेना ही होगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पर हाँ, आप अगर इन सब चीजों पे धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कई लूप होल्स मिलेंगे। आपको मिलेगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से कई पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो है हमें हैंडल करने की जरूरत है। तो आज के लिए ये था। ये भगवत गीता का श्लोक है जो डिजीज पे दिया गया है। By transcending the three modes of material nature associated with body, one becomes free from birth, death, old age and misery and attains immortality. इसका मतलब है कि जब हम, जो मैंने 3 गुणों की बात की थी, उनके ऊपर उठते हैं और हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, विटनेस की तरह देखते हैं, अपने शरीर को भी विटनेस की तरह देखते हैं कि ये देखो इधर ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब है मुझे कई चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से देखते हैं तो हम अपने डिजीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवत गीता में दिया गया है। सो ये था आज का हमारा आर्थराइटिस के ऊपर
और स्पॉन्डिलोसिस और बाकी जनरल डेली प्रोटोकॉल जो है आप किस तरीके से अपना बना सकते हैं, उसके ऊपर एक सेशन। अब आप अपने खुद की दिनचर्या को देखें, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, महसूस कीजिए खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपने मिर्ची चटपटा खाया है तो आपका मन लग रहा है क्या मेडिटेशन में, चेक कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए आपको कैसा महसूस होता है हर चीज करने के बाद, और उसके बाद उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। और क्वेश्चंस का आंसर 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। कोई अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कल मैं उनका आंसर कर दूंगी।